नमस्कार दोस्तों, आप मेरे पीछे जो सेटअप देख रहे हैं और उस पे जो नाम देख रहे हैं, मुझे यकीन है कि आपने ये नाम कभी न कभी देखा होगा या फिर सुना होगा। जी हाँ दोस्तों, ये जो नाम आप देख रहे हैं ये इंसुलेशन एनर्जी की फैक्ट्री है जो कि जयपुर से ऑलमोस्ट 40 किलोमीटर्स की दूरी पे स्थित है। और हाँ, आपकी जानकारी के लिए भी बता दूं कि भाई ईना का नाम यानी कि इंसुलेशन एनर्जी का नाम आपको ALMM दैट इज़ अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ मॉडल्स एंड मैन्युफैक्चरर्स में मिल जाएगा। और चूँकि वहाँ पे उनका नाम अवेलेबल है तो बाय डिफ़ॉल्ट आप ये समझ लीजिए कि भाई यहाँ पे जितने भी मॉड्यूल्स बनते हैं वो उनका सर्टिफिकेशन अवेलेबल है, यानी कि IEC सर्टिफिकेशन और BIS सर्टिफिकेशन तो है ही, तभी उनका नाम वहाँ पे लिस्टेड है। तो चलिए अब हम इनकी फैक्ट्री में ही चलते हैं और वहाँ देख लेते हैं कि भाई आखिर ये सोलर मॉड्यूल्स बनते कैसे हैं, और ये भी चेक करते हैं कि भाई कौन कौन से क्वालिटी चेक्स या कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जिसके थ्रू ये मॉड्यूल्स होके गुजरते हैं। फिलहाल आपकी जानकारी के लिए बता दूँ भाई यहाँ पे कुछ नई नई टेक्नोलॉजीज़ हैं जिसका यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, और जिन लोगों को ये जानने की इच्छा है कि भाई आखिर ये सोलर मॉड्यूल्स बनते कैसे हैं, उनके लिए तो ये वीडियो बहुत ही सही रहने वाली है, क्योंकि हम ईच एंड एवरी स्टेप, जी हाँ दोस्तों, एक एक स्टेप आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं कि भाई एक सेल से मॉड्यूल का जो सफ़र रहता है वो कैसा होता है। तो चलिए चलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है पूरा कंप्लीट सेटअप। हाँ, यहाँ से वहाँ तक सब आपको मशीनरी दिख रही होंगी। अब आइए मैं आपको एक एक करके सब चीज़ समझा देता हूँ। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि भाई आपके सोलर मॉड्यूल्स में आप सब भी जानते हैं कि भाई कौन कौन से कंपोनेंट्स लगते हैं। आपका ग्लास लगता है, आपका EVA शीट लगता है, आपका बैक शीट लगता है, आपके जंक्शन बॉक्स लगते हैं, सीलेंट्स लगते हैं, फिर आपका बाकी जो मेन कंपोनेंट दैट इज़ सेल, ये सब लगता है। तो इन सब का पहले क्वालिटी पैरामीटर्स के हिसाब से चेकिंग होती है और फिर वो जाके लाइन पे आता है। मिसाल के तौर पे जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ऑटोमेटिक EVA कटिंग मशीन है। जी हाँ दोस्तों, ये जो शीट होती है ये होता है EVA, ठीक है। ये एक आगे भी लगता है और एक पीछे भी लगता है, और ये होता है ग्लास। तो EVA को कट करने के लिए ये जो मशीन है ये डायरेक्टली रोल्स आते हैं और ये EVA उसी साइज़ में कट जाता है। यहाँ पे आप हमें बताइए कि भाई एक 540 वॉट पीक का अगर मॉड्यूल बन रहा है तो उसमें जो EVA की जो शीट होगी या जो पूरा डायमेंशन होगा वो कितना होगा। तो इस हिसाब से EVA कट हो गया, फिर इस हिसाब से बैक शीट भी यहीं पे कट हो जाता है। तो ये सब ऑटोमेटिक है। फिर आती है बात आपके ग्लास की। तो यहाँ पे जैसा आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो ग्लास है वो प्रॉपर टेम्पर्ड ग्लास है जो कि यहाँ पे लगता है, और 3.2 mm उसका डायमेंशन होता है। बेसिकली यहाँ पे अलग अलग सेक्शन से अलग अलग कंपोनेंट्स आ रहे हैं। तो जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सबसे पहले ग्लास जा रहा है। हाँ, ये जो ग्लास है ये 3.2 mm का टेम्पर्ड ग्लास है, और ये यहाँ से ऑटोमेटिक मशीन्स के थ्रू आगे लाइन पे डाला जाता है। तो ये एक लाइन है जो कि इनपुट कर रही है। उसके बाद एक और जो लाइन है जो पीछे से आएगी, जहाँ पे सेल्स और उसका फिर स्ट्रिंग बनाया जाएगा, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। बट पहले में जो मेन इंग्रेडिएंट है दैट इज़ ग्लास, और यहाँ पे आगे जा रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले ग्लास लोड हो गया, फिर ये जो ऑटोमेटिक EVA कटिंग मशीन है ये ऑटोमेटिकली उसके हिसाब से EVA कट करती है। ग्लास के हिसाब से उसने EVA कट कर दिया। हाँ, ग्लास के ऊपर EVA शीट आप देख सकते हैं, ये EVA शीट ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाती है। ये एक इनपुट हुआ, ठीक है। अब उसी तरह दूसरी लाइन ले लेते हैं, क्योंकि इसके ऊपर अभी सेल्स आएंगे, आइए वो भी दिखा देते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा हम सबको मालूम है कि भाई एक सोलर मॉड्यूल में जो उसका मेन इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है दैट इज़ सोलर सेल। तो आप यहाँ पे जो सेल्स देख रहे हैं ये M10 सेल्स हैं। हाँ, इसमें टोटल नंबर ऑफ बस बार्स 10 है, और इसकी अगर हम डायमेंशन की बात करें ये 182 बाई 182 के सेल्स हैं। तो इसको हाफ कट किया जाता है। जो एक्चुअल में जो सेल्स आते हैं वो कुछ इस तरीके से होते हैं। आप जैसा यहाँ पे देख सकते हैं, हमारे भाई इसको ओपन करेंगे, इसको बड़े ही प्रॉपर हैंडलिंग किया जाता है क्योंकि बहुत ही फ्रेजाइल होता है। ये होता है फुल सेल जो आता है, जो एक्चुअली आएगा प्रॉपर। हाँ, इसमें आप देख सकते हैं 10 बस बार है, 182 बाई 182, फिर इसको बीच में सेंटर से कट किया जाता है, तो ये 91 बाई 182 हो जाता है। तो यहाँ पे आइए वो दिखा देते हैं। तो अब मैंने ये ग्लव्स पहन लिए। क्या है कि भाई ये बहुत ही क्लीन टेक्नोलॉजी है,
अब यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, ये कुछ नया मशीन है। आपने हमारे पुराने वीडियोज़ में भी ये देखा नहीं होगा, ये कुछ नया मशीन है। तो फ्रेंड्स, ये जितने भी सेल्स हैं आपको बता दिए कि भाई ये इसका जो डायमेंशन होता है 182 बाई 182 का होता है। तो फिर ये कुछ इस तरीके से कैसेट में डाल के और इसको ये मशीन में रख दिया जाता है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त हाई प्रिसिशन वाली मशीन है, ऑटोमेटिक मशीन है। आइए वो भी दिखा देता हूँ। एंड प्रोडक्ट क्या है कि आपका जो पूरा सेल है वो 2 हिस्से में कट होके यहाँ पे गिर रहा है, लेकिन इसके अंदर भी इसके कम से कम भी 3-4 स्टेप से ये होके गुजर रहा है। पहले वो दिखा देता हूँ। तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ से वहाँ से लिफ्ट होके आगे जा रहा है, और चूँकि प्रोडक्शन ऑलमोस्ट या कहते कि भाई यहाँ पे 500 मेगावाट का करना है, तो ये सारे के सारे हाई प्रिसिशन वाले इक्विपमेंट्स होने चाहिए, सब कुछ ऑटोमेटिक होना चाहिए। तो यहाँ पे कोई हाथ से या ऐसा कम नहीं है। तो ऑटोमेटिकली ये मशीन यहाँ से लिफ्ट करती है, प्लस यहाँ पे चेकिंग भी होती है कि भाई अगर कहीं कुछ सेल में क्रैक है या कोई डीकलरेशन है तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ से रिजेक्ट भी कर देता है ये मशीन, और जितने भी सेल्स यहाँ से निकलेंगे वो 100% परफेक्ट या करेक्ट भी होते हैं। तो बेसिकली ये मशीन क्या कर रही है, आपके 3-4 काम कर रही है। पहली बात तो ये चेक कर रही है कि भाई क्या उस सेल में कहीं कोई माइक्रो क्रैक्स तो नहीं है, कहीं कोई कलर मिसमैच तो नहीं है, या फिर उस सेल में कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है या डिफेक्ट तो नहीं है। अगर डिफेक्ट होगा तो बाय डिफ़ॉल्ट वो बाहर कर देगा, और जो भी सेल्स अच्छे होंगे आगे जाएंगे और वो उसे कट होकर ये 2 पीसेस में आगे चले जाएंगे। तो अभी तक हमने ये देख लिया कि भाई जो सेल्स थे फुल सेल को हाफ सेल में कट किया गया, और अब ये जो हाफ सेल्स हैं, हाँ, अब ये जो हाफ सेल्स हैं ये जाएंगे अपने स्ट्रिंगर मशीन पे। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से आगे जाते हैं। ये होता है आपका स्ट्रिंगर मशीन, और ये चीज़ ऐसे कैसेट में फुल डाल दिया है। तो ये फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है जो आपके सेल्स से आपका एक स्ट्रिंग बनाएगी। तो ये वो भी दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ कि चूँकि यहाँ पे M10 का सेल चल रहा है, तो यहाँ पे टोटल 10 बस बार्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल ये 10 बस बार। नीचे आप वायर टाइप जो देख रहे हैं ये बस बार है, और ये जो मशीन है ये ऑटोमेटिकली एक सेल्स को उठा रही है, उसे प्लेस कर रही है, और यहीं पे सोल्डरिंग भी हो रही है, और यहीं से फिर आगे एक स्ट्रिंग भी आगे निकल रहा है। अब यहीं से जो ऑपरेटर हैं वो खुद ही देख सकते हैं कि भाई आखिर कितने नंबर्स गए हैं और ये टोटल कितना कैसा चल रहा है ये मशीन। ये फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है। तो फ्रेंड्स, जब ये सोल्डरिंग हो जाता है, सोल्डरिंग होने के बाद ये 12-12 का स्ट्रिंग ये बाहर निकलता है, और ये जो आप जहाँ देख रहे हैं ऑटोमेटिकली ये एक छोटा सा विजुअल इंस्ट्रक्शन ही है। और ये जो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हैं, दिस इज़ प्री-ईएल टेस्ट। हाँ, यानी कि आपका लैमिनेशन या आगे वाली स्टेजेस में जाने से पहले ही यहाँ पे चेक कर लिया जाता है कि भाई आखिर यहाँ पे कोई सेल में कोई डैमेज तो नहीं है, या जो अलाइनमेंट बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये बराबर यहीं से देख लिया था। और क्लास में हम यहाँ पे विजुअल इंस्पेक्शन भी कर सकते हैं कि भाई सही में है कि नहीं। तो आप यहाँ पे खुद देख सकते हैं। अब इसके बाद ये जाएगा आगे। तो यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है, जो भी स्ट्रिंग्स बन के आ रही हैं ये रोबोटिक आर्म ऑटोमेटिकली उसको प्रॉपरली अपनी जगह पे प्लेस कर रहा है, और इस तरीके से ये स्टेज 2 क्रॉस किया। तो यहाँ पे बेसिकली अभी तक क्या हुआ, एक लाइन से सेल आया, सेल कट हुआ, सेल के बाद वो स्ट्रिंगर में गया, स्ट्रिंगर से यहाँ पे आया, और दूसरी लाइन से ग्लास EVA शीट वो आई, और दोनों को यहाँ पे ये रोबोटिक आर्म से उसको प्लेस किया गया। अब यहाँ से ये जाएगा, ये बफर जोन है, मतलब कि कुछ अगर आगे काम हो रहा है तो यहाँ पे आप कम से कम भी 8 से 10 मॉड्यूल्स को हम बफर यहाँ पे रोक सकते हैं। फिर इसके बाद ये कुछ इंटरेस्टिंग मशीन है। यहाँ पे ये जितने भी अभी यहाँ तक बन गए, अब यहाँ पे इसका बस बार का कनेक्शन करने का है। तो यहाँ पे आप जैसा जानते हैं कि भाई बीच में आपका यानी कि 540 वाले मॉड्यूल्स हैं, तो आपके जितने भी जंक्शन बॉक्सेस होंगे वो बीच में आएंगे। तो ये जितने भी है कनेक्शंस यहाँ पे रहेंगे। अब ये जो है ये बहुत ही शानदार मशीन है, जैसे ऑटोमेटिक सोल्डरिंग। यहाँ दोस्तों ये ऑटोमेटिक सोल्डरिंग मशीन है जिसमें ऑटोमेटिकली सोल्डरिंग भी हो रही है। फिलहाल अभी तक जितने भी हमने देखे थे वो सब मैनुअल है। हाँ, यहाँ पे ये पूरा ऑटोमेटिकली हो रहा है। तो बेसिकली इस मशीन ने किया क्या है वो भी आपको दिखा देता हूँ। पहले क्या हुआ, सेल्स अलाइन हो गए, सब जितने भी स्ट्रिंग्स थे वो अलाइन हो गए, और ये जो आप देख रहे हैं ये जो सोल्डरिंग है, हाँ, जो कि पहले हमने देखा था मैनुअली सोल्डरिंग होती थी, वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली
सोल्डरिंग इस मशीन से हो रही है। तो यहाँ पे बीच में जंक्शन बॉक्स निकलेगा, वो भी पोर्शन सोल्डर हो गया और यहाँ पे भी सोल्डर हो गया। तो ये एक अच्छी क्वालिटी का निशानी है कि भाई आपका जितने भी मोस्ट ऑफ द ऑपरेशंस हैं वो ऑटोमेटिक होते हैं। तो यहाँ पे क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों एश्योर्ड रहती है। फिर बाकी रही बात कुछ जो सेक्शंस हैं, एक अपना जंक्शन बॉक्स के उधर ये अपना EVA शीट लगा दिया। फिर हाँ, यहीं पे अब चूँकि यहाँ पे ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा काम हो गया है, तो यहीं पे अपना RFID टैग और अपना जो बार कोड होता है प्लस नामकरण जो होता है, जो नाम होता है, वो भी यहीं पे डाल दिया जाता है। फिर उसके बाद अगेन सामने से ग्लास हो गया, फिर उसके बाद EVA शीट हो गया, उसके बाद सेल आ गया। अब क्या बारी है अगेन एक EVA शीट की। तो ये EVA शीट एक पीछे से आएगा और साथ में एक बैक शीट भी आएगी। तो इस तरह से ये पूरा थर्ड स्टेज भी क्लियर हो गया। तो सबसे पहले आया आपका ग्लास, फिर उसके बाद आया एक अपनी EVA शीट, उसके बाद आया अपना स्ट्रिंग्स जो सेल्स हैं, फिर उसके बाद एक और EVA शीट है एंड लास्ट में आपका बैक शीट। तो ये टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये पाँचों चीज़ बन गए। अब ये आगे जाएगा लैमिनेशन की तरफ। अब ये लैमिनेशन से पहले भी एक बार चेक कर लिया जाता है कि भाई आखिर इसमें कोई डिफेक्ट तो नहीं है। क्या है कि भाई एक बार लैमिनेट हो गया तो उसके बाद उसमें कोई रिवर्क करने की कोई गुंजाइश नहीं होती है। तो इसे बोलते हैं प्री EL टेस्ट। यहाँ पे लैमिनेशन से पहले ये चेक किया जा रहा है कि भाई आपके कहीं सेल में अलाइनमेंट में कहीं कोई तकलीफ़ तो नहीं है, कहीं कोई सेल क्रैक तो नहीं है, कहीं कोई डीकलरेशन तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें अगर यहाँ पे हो गई, ये चेक हो जाता है, फिर ही जाके ये चीज़ आगे जाएगा। तो यहाँ से प्री EL टेस्ट हो गया। ये प्री EL टेस्ट होने के बाद अगर यहाँ पे कुछ डिफेक्ट दिखता है कि हाँ भैया यहाँ पे कुछ डिफेक्ट है, तो वो चले जाएगा रिवर्क में और वहाँ से वो रिवर्क होने के बाद वापस इसी EL टेस्टिंग के थ्रू ये आगे जाएगा। तो यहाँ से बेसिकली लैमिनेशन से पहले जो करना है वो कर लो, क्योंकि लैमिनेशन के बाद आप कुछ कर नहीं सकते। तो यहाँ पे प्री EL टेस्ट भी होता है, पोस्ट EL टेस्ट भी होता है, वो भी दिखाऊंगा, लेकिन पहले यहाँ पे देख लेते हैं। अब यहाँ पे भी सेम बफर जोन रखा हुआ है। टोटल 6 के सेट्स में जाता है। टोटल यहाँ पे 6 एक साथ जाएंगे और उसके बाद 6 एक साथ जाएंगे। तो अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे एक मॉड्यूल को, या फिर कह देंगे जैसे आपने वो नॉर्मल भाषा में सुना होगा एक ब्रेड बनने में कितना टाइम लगता है, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे एक मॉड्यूल यहाँ से वहाँ तक कम से कम भी 15 मिनट के अंदर बाहर निकल जाता है। तो आप एक एवरेज पकड़ लीजिए कि भाई 15 मिनट के अंदर आपका एक मॉड्यूल बन रहा है। एम आई राइट सर? कितना टाइम लेता है ये? इसमें 2 चैम्बर है। एक चैम्बर का टाइम है 7 मिनट 15 सेकंड, दूसरे चैम्बर का भी टाइम 7 मिनट 15 सेकंड। टोटल यानी कि यहाँ से वहाँ तक 15 मिनट का टाइम है। उसमें 3 मिनट एक्स्ट्रा लग जाते थे, प्रोसेस टाइम है, साइकिल घूमता है, चैम्बर ऑफ होता है। टोटल 18 से 20 मिनट के अंदर एक साइकिल निकल जाती है बाहर। यानी कि टोटल 20 मिनट के अंदर हम मोटा मोटी पकड़ सकते हैं ये साइकिल निकल जाती है। तो इधर जैसे 6 पैनल अंदर जाते हैं, उधर 6 पैनल बाहर निकलते हैं, ऐसे साइकिल चलते रहता है। बराबर सेम ये बफर है 6 का बफर है, 6 का। पीछे भी 6 का। तो चलिए आइए देखते हैं कि भाई आगे क्या है। तो ये ऑल टुगेदर लैमिनेशन का एरिया है। यहाँ से पूरा 2 स्टेजेस हैं। पहले 6 मिनट का, फिर 6 मिनट का, फिर 3 मिनट का जो उन्होंने बोला था कि वो रेस्ट टाइम है, वो टोटल मिला के 15 मिनट के अंदर, 15 से 20 मिनट के अंदर एक मॉड्यूल बाहर निकलता है। तो यहाँ पे आपका कूलिंग सेक्शन रहता है, क्योंकि हर चीज़ गर्म होकर बाहर निकली होती है। यहाँ पे भी बफर जोन है। बफर जोन के होने के बाद ये कुछ फाइनली आपका मॉड्यूल ऐसा निकलता है। अब फिलहाल ये वैसे मैं टच करके देख रहा हूँ गर्म वहाँ, क्योंकि ये ऑलमोस्ट जैसे ही जस्ट बेक्ड आप बोल सकते हैं, तुरंत बेक होके आया है। और ये कुछ नई चीज़ है जो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। दिस इज़ ऑटोमेटिक ट्रिमिंग मशीन। पहले क्या हमने और फैक्ट्रीज़ में देखा कि भाई यहाँ पे आई, फिर उसके बाद हम देखते थे कि भाई उसके एजेस को अपना शार्प चाकू से काटा जाता था, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ नया है। जैसे ही लैमिनेट होके आएगा तो लैमिनेशन के बाद मालूम है कि भाई साइड में एडजस्ट होंगे, तो वहाँ पे ये ऑटोमेटिक ट्रिमिंग है। तो आजू बाजू के जितना भी एक्स्ट्रा एरिया है, हाँ, जितना भी बाहर निकला है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ट्रिम हो जाता है। बेसिकली ये ब्लेड्स हैं, उसको काट देते हैं। और ये चीज़ जनरली हमने बाकी सब जगहों पे हमने मैनुअल देखा है, तो यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली ट्रिम हो जाता है। बेसिकली यहाँ पे 2 शार्प ब्लेड्स लगे हुए हैं। ब्लेड्स इधर भी कट करता है, उधर भी कट करता है। अब यहाँ पे आ जाती है बात कि भाई यहाँ पे चेक कर लिया जाता है कि भाई यहाँ पे कुछ बाकी तो नहीं है। अगर कुछ होगा तो
वो थोड़ा बहुत मैनुअली निकाल लिया जाता है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरा एजेस एकदम क्लियर है। क्योंकि अब इसके बाद क्या बचता है, नेक्स्ट स्टेज लैमिनेशन हो गया, इसके बाद एक विजुअल इंस्पेक्शन, उसके बाद एक आपका फ्रेमिंग का सेक्शन आ जाता है। तो फ्रेमिंग होने से पहले होता है कि भाई ये सब चीज़ एकदम इंटैक्ट होना चाहिए। अब यहाँ पे आएगा आपका विजुअल इंस्पेक्शन, क्योंकि फ्रेम होने जा रहा है। तो आप यहाँ से आप देख सकते हैं भाई, सब पूरा देख रहे हैं कि भाई अलाइनमेंट बराबर है कि नहीं, कहीं कुछ मिसमैच तो नहीं है, कहीं कुछ क्रैक्स तो नहीं दिख रहा। हाँ, फिलहाल ईएल टेस्ट से पहले तो ये सब क्रैक्स सब निकल ही गए होंगे, लेकिन फिर भी यहाँ पे एक विजुअल इंस्पेक्शन किया जाता है कि ये सुनिश्चित किया जाता है कि भाई आगे जाने से पहले कहीं कोई डिफेक्ट ना हो। एम आई राइट सर? यस। चलिए, तो यहाँ से एक बार विजुअल इंस्पेक्शन हो गया, उसके बाद ये जाएगा आपका फ्रेमिंग के लिए। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये फ्रेम आ रहा है और ये पूरे मॉड्यूल में लग जा रहा है। आइए इस चीज़ को मैं एक ज़रा तसल्ली से आपको बता देता हूँ। तो ये जितने भी चीज़ें हैं, तो ये जो फ्रेम के हैं, ये जो सेक्शंस हैं आपके, ये एनोडाइज्ड एल्यूमिनियम के होते हैं और ये इस तरीके से ऑलरेडी प्रीडिफाइंड शेप में कट होके आते हैं। और इसी के अंदर आप देखते हैं जैसे ये सब नॉच लगे रहते हैं। ये हो गया फ्रंट, ये लेफ़्ट और ये साइड का होता है। और यहाँ पे जैसा मैंने हर बार बोला है, यहाँ पे ड्रेन होल्स होते हैं, आपके माउंटिंग के भी होल्स होते हैं, अर्थिंग का भी होल होता है। और ये आपका माउंटिंग के होल्स हो गए, ये ड्रेन्स हो गए, ये अर्थिंग का हो गया। तो ये ऑलरेडी इसमें प्री डिफाइंड होता है, एल्युमिनियम का एनोडाइज्ड। और ये टोटल 35 mm इसका डायमेंशन है। तो ये सब ऑलरेडी कट होके आते हैं और ये वाली जो मशीन है उसके अंदर सेट कर दिया जाता है। अब है क्या कि भाई इसमें ग्लू डाला जाता है, हाँ, क्योंकि ग्लू लगेगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये ग्लू इसमें इंसर्ट होगा, ऑटोमेटिकली आएगा और उसके बाद ऑटोमेटिकली इसमें जितना आपका फिक्स कर रखा है उतना ग्लू इसमें इंसर्ट हो जाएगा। ये है साइड का, फिर उसी तरह ये हो गया टॉप का, टॉप, उसी तरह ये हो गया बॉटम, और उसी तरह लास्ट पोर्शन जो आया ये आपका दूसरे साइड का। तो एक लेफ़्ट हैंड साइड हो गया, एक राइट हैंड साइड हो गया, एक टॉप का हो गया, एक बॉटम का हो गया। ये चारों जो फ्रेम्स हैं उसमें ऑटोमेटिकली ग्लू इंसर्ट कर दी जाती है, ये इंसर्ट हो जाता है और ये बराबर पोजीशन में होके जो मॉड्यूल्स हैं उसमें जाके ये ऑटोमेटिकली फिट हो जाते हैं। पहले लेफ़्ट राइट, फिर उसके बाद टॉप बॉटम। ठीक, तो इस तरह टॉप बॉटम भी आ गया। अब यहाँ पे टॉप बॉटम लास्ट में क्यों आया ये भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि टॉप बॉटम में ये एक नॉच है, ठीक है, ये नॉच उसके अंदर जाके फिट होना चाहिए, ये वाला, ये ऐसे क्लिप है, हाँ, ये सीधा उसके अंदर जाके फिट होता है। फ़िलहाल ये ऐसा है, फ़िलहाल यहाँ तो पूरा एकदम पूरा लॉक कर रखा है पूरा प्रेस से, लेकिन ये बेसिकली उसमें जाके ऐसे फिट हो रहा है। फिर जैसे ही ये फ्रेम्स लग जाते हैं फिर बारी आती है किसकी, आपका जंक्शन बॉक्स लगाने की। तो यहाँ पे जो जंक्शन बॉक्स है वो आपका चूँकि 540 वॉट पिक का चल रहा है, तो ये सब सेंटर में ही आएगा। ऑटोमेटिकली ये ग्लू इसमें लगा के ये आपका फिक्स हो जाता है। तो ये फिक्स होने के बाद ये आएगा आगे, हाँ, और यहाँ पे जो नॉब है उस चीज़ को शोल्डर कर दिया जाता है। ये एक प्रोसेस है जो मैनुअली किया जा रहा है यहाँ पे जो है। तो यहाँ पे अब ये सुनिश्चित हो गया कि भाई शोल्डर लग गया। अब ये वाला जो स्टेज है नेक्स्ट, तो ये कुछ ऐसा है कि कोई मॉइस्चर कंटेंट ना आ जाए या कोई लीकेज ना हो, तो इसलिए यहाँ पे उसे प्रॉपर सीलेंट के द्वारा इसे पैक कर दिया जाता है। इसे कोटिंग भी बोला जाता है। तो यहाँ पे बराबर बाकायदा सीलेंट से इसको फिक्स कर दिया है कि भाई अभी इसके अंदर कोई भी मॉइस्चर कंटेंट या फिर कोई बारिश
या कोई और भी कोई चींटी या मक्खी कोई घुस ना जाए। और आपने भी देखा होगा कि भाई अगर हम बात करते हैं IP68, तो IP68 का मतलब भी यही होता है कि भाई वहाँ पे मॉइस्चर कंटेंट या और कोई चीज़ वहाँ पहुँच ना जाए। एम आई राइट? ठीक है, तो ये पूरी तरह सीलेंट हो चुका है। अब यहाँ पे बात आती है कि भाई अब यहाँ सब कुछ गीला है, ये सीलेंट भी गीला है। अभी हमने जंक्शन बॉक्स भी है, वो भी सीलेंट, वो जो उस पोर्शन में भी वो गीला ही होगा। तो ये चले जाता है थोड़ी देर के लिए क्योरिंग सेक्शन में। तो अप्रॉक्सीमेटली 4 से 5 घंटा लगता है इसको क्योरिंग होने में। ये क्योर होके फिर जाएगा अपना आगे की सफ़र पे। आगे का सफ़र मतलब कि आगे का सफ़र दैट इज़ आपका आईपॉड टेस्ट हो गया, आपका सन सिमुलेटर टेस्ट हो गया, और बाकी क्लीनिंग और ये सब। आइए वो भी देख लेते हैं। तो 3-4 घंटे क्योरिंग होने के बाद सोलर मॉड्यूल्स की एक प्रॉपर क्लीनिंग की जाती है कि भाई कहीं कोई डस्ट या ऐसी चीज़ें ना हो। और जब पूरा विजुअल इंस्पेक्शन हो जाएगा और ये जो बाजू में अगर कहीं सीलेंट बच गया, कुछ सीलेंट निकल जाता है, तो ये सब अगर कोई चीज़ रहता है तो वो चीज़ निकाल दी के यहाँ पे साफ़ कर दिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ से बारी आती है नेक्स्ट स्टेज के इंस्पेक्शन की। जी हाँ दोस्तों, अभी हमारे पास सन सिमुलेटर बाकी है, पोस्ट ईएल टेस्ट बाकी है। तो सबसे पहले जाता है ये सन सिमुलेटर में। तो सन सिमुलेटर आप सबको ही मालूम होगा कि भाई एक आर्टिफिशियल कंडीशन बनाई जाती है कि भाई 25 डिग्रीज टेम्परेचर होगा, इतना एयर वेलोसिटी होगी, इतना एयर मास होगा। 25 डिग्रीज तो मालूम है ना, अगर नहीं मालूम है तो आप देख लीजिएगा। देयर इज़ ए स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशन, STC जो होता है स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशन, वो यहाँ पे क्रिएट किया जाता है और उसके अंदर ये चेक किया जाता है कि भाई उस मॉड्यूल की क्या एफिशिएंसी है या फिर कह देंगे क्या आउटपुट होता है। तो वो होता है सन सिमुलेटर के थ्रू। तो हर मॉड्यूल जो यहाँ से गुज़रता है वो इस मशीन के थ्रू ही गुजरेगा और वो एक प्रॉपर एक सर्टिफिकेट जनरेट होगा कि भाई उस मॉड्यूल की क्या रेटिंग थी, उसका क्या एफिशिएंसी थी, और बाकी जो इतर चीज़ें होती हैं जो हम अपने टेस्ट सर्टिफिकेट में देखते हैं, वो सारा का सारा इन्फॉर्मेशन यहीं से निकलता है। आइए वो भी देख लेते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से आता है, यहाँ पे एक फ्लैश होगा, अभी देखिएगा। उतना सन का रेडिएशन बनाएगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये IV कर्व खुद ही जनरेट हो जाता है। बेसिकली ये सोलर मॉड्यूल के जितने भी टेस्ट पैरामीटर्स हैं या आउटपुट है वो आपको इस IV कर्व में दिख जाएगा। और ये जितना भी डेटा है इसका, ये इसके RFID टैग में आगे फीड कर दिया जाएगा। ठीक है, अब सन सिमुलेटर के बाद ये हाईपोट टेस्ट होता है, हाई पोटेंशियल। क्या होता है भाई, आज की डेट में बड़े बड़े स्ट्रिंग्स बनते हैं, 1000 वोल्ट DC, 1500 वोल्ट DC। तो अगर कहीं इसमें कहीं कोई लीकेज हो गया, लीकेज करंट, तो दैट बिकम्स ए प्रॉब्लम। तो वो चीज़ ना हो इसलिए ये यहाँ पे हाई पोटेंशियल टेस्ट दिया जाता है, प्लस साथ में ग्राउंडिंग का टेस्ट भी दिया जाता है। तो जब यहाँ से ये हाईपोट टेस्ट क्लियर होता है फिर मॉड्यूल आगे जाएगा। अब यहाँ पे आती है लास्ट इंस्पेक्शन की, वन ऑफ द लास्ट इंस्पेक्शंस बोल सकते हैं, दैट इज़ पोस्ट ईएल टेस्ट। आपके पास मॉड्यूल पहुँचने से पहले या फिर कह दें कि भाई प्री ईएल से लेकर इस पूरे जो स्टेजेस हैं इसके अंदर कहीं कुछ तकलीफ़ तो नहीं हुई या कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई, और अगर होगा तो यहाँ पे वो पता लग जाएगा। तो यहाँ तक सन सिमुलेटर के बाद यहाँ पे आएगा ये फाइनल। आगे आपके पास पहुँचने से पहले इसको बोलते हैं पोस्ट ईएल टेस्ट। ये पूरा डेटा आप हर मैन्युफैक्चरर से आप मांग सकते हैं कि भाई हमारे जो मॉड्यूल्स हमें सप्लाई किए गए हैं, कई EPC मांगते भी हैं कि भाई हमें हमारा इसका ईएल टेस्ट रिपोर्ट भी दीजिए। तो फ्रेंड्स, अभी तक ये मॉड्यूल जितने भी स्टेजेस क्रॉस करके आया है, कौन कौन से पैरामीटर्स प्लस इसका क्या आउटपुट रहेगा, क्या अपना टेस्ट पैरामीटर्स था, वो सारा का सारा इन्फॉर्मेशन उसके RFID टैग में चले जाता है। आपको भी मालूम हो कि भाई हर बड़े वाले मॉड्यूल्स में आपका रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस ये लगा रहता है और उसके अंदर ये पूरा डेटा फीडिंग किया जाता है। तो जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है टैग एनकोडेड सक्सेसफुली। तो ये जितना भी डेटा था इस मॉड्यूल का, सन सिमुलेटर का रिपोर्ट या जो ये पूरा इन्फॉर्मेशन, ये सब उस RFID टैग में सक्सेसफुली एनकोड कर दिया गया है। तो आप आज 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल के बाद आपको अगर कोई स्टिकर ना मिले तो आप ये चीज़ RFID का वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। एक RFID रीडर लेके जाने का है
और उससे उस पूरे मॉड्यूल की जन कुंडली निकल जाएगी। तो अब पूरा सब कुछ हो चुका है। अब यहाँ पे लास्ट एंड फाइनल इंस्पेक्शन होगा। अब देवेंद्र जी यहाँ पे एक लास्ट फाइनल विजुअल इंस्पेक्शन करेंगे कि भाई कहीं कुछ छूट तो नहीं गया है। एक बार वहाँ से एक बार सेटिस्फाइड हो जाने के बाद पीछे से भी देखेंगे, फिर एक बार पीछे से भी इंस्पेक्शन होगा। और फुल्ली सेटिस्फाइड होने के बाद ये QC का वो पासिंग करेंगे। तो रावल जी ने जब एक बार इसको QC पास कर दिया, यहाँ पे पूरा सब कुछ उसके पैरामीटर्स लिखे ही हुए हैं। हाँ, इसका सीरियल नंबर इनफैक्ट इसके अंदर भी था, RFID टैग इसको यहाँ पे पोजीशन किया गया है, मैन्युफैक्चरर्स डिटेल्स यहाँ पे दी हुई हैं, एंड फिर यहाँ से ये चले जाएगा आपका फाइनल डिस्पैचेस के लिए। यहाँ पे ऐसा हो गया। तो ये था पूरा आपका सेल टू मॉड्यूल का सफ़र। और ये वाले जो मॉड्यूल्स आपने इस बार देखे, दैट इज़ 540 वॉट पिक का मोनोपर्क हाफ कट सेल्स थे, जहाँ पे 72 का आधा नहीं 72 का आधा किया है, तो मतलब कि कितने हो गए 144 सेल्स, 72 ऊपर 72 नीचे। तो ये टोटल था सफ़र। अच्छा, तो फ्रेंड्स एक यहाँ पे कुछ नया सेटअप था, दैट इज़ ये जो पूरा सेटअप देख रहे हैं, यहाँ पे पूरा टेस्टिंग की फैसिलिटीज़ है। तो मंडल सर, जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, आपका एक पील ऑफ टेस्ट मशीन है, एक अपना ये जेल कंटेंट टेस्टिंग का सेटअप है। हाँ। यहाँ पे हमारा जितना सारी EBS सैंपल आता है उसका हाँ। लैमिनेट करने के बाद परसेंटेज ऑफ जेल कंटेंट हम लोग होते निकाल के देखते हैं। हाँ। उसका एक पास क्राइटेरिया होता है। हाँ। मिनिमम होता है 75%, मैक्सिमम 90% होना चाहिए। अगर और सर ये एक नया कुछ देख रहे हैं, ये कैसा, ये कुछ कैसा टेस्ट है यहाँ पे? ये हम होते पानी के अंदर होते मॉड्यूल को होते भिगो के हाँ। वेट कंडीशन में होते मॉड्यूल को होते लेकर, उसके बाद हमारा एक होते पावर सप्लाई होता है, वहाँ से होते 4 किलो वोल्ट सप्लाई देने के बाद होते 2 मिनट हम होते इसको होल्ड करके रख के देखता हूँ इसका इंसुलेशन रेजिस्टेंस कितना अच्छा आ रहा है। ओके, इंसुलेशन रेजिस्टेंस जो हम लोग इसके अंदर EVA और बैक शीट लगा के हमने कर रहे हैं, और ये जो मॉड्यूल्स हैं 1000 वोल्ट DC में लग रहे हैं, तो कहीं कोई लीकेज हो रहा है कि नहीं। इंसुलेशन रेजिस्टेंस मिनिमम होते 40 मेगा ओम्स होना ही चाहिए एक मॉड्यूल के लिए, उससे ज़्यादा जितना होता है। अच्छा मंडल सर, ये कुछ नया चैम्बर टाइप देख रहे हैं, ये क्या है सर? हाँ, ये है हमारा क्लाइमेटिक चेंबर है। हाँ। जब हमारा मॉड्यूल 25 ईयर्स के लिए जो वारंटी पीरियड में होते हमारा बाहर में होते इंस्टॉल लग जाता है, तो उस कंडीशन में क्या क्या होते इफेक्ट होता है वो देखने के लिए BIS सर्टिफिकेशन लेना पड़ता है। तो उस क्राइटेरिया के लिए हमारा होते यहाँ पे होते एक रिलायबिलिटी होते मॉड्यूल को ही होते हम टेस्ट करके देखते हैं। जैसे हमारे होते PID टेस्टिंग होता है, हाँ। LID टेस्टिंग होता है। LID बाहर में होता है, अभी यहाँ पे PID टेस्टिंग होता है। क्लाइमेटिक होते चेंबर में और भी होते बहुत सारी टेस्टिंग है, जैसे थर्मल होते साइक्लिक टेस्टिंग या फिर डैम फिट टेस्टिंग। हाँ, ये सब होते टेस्टिंग परफॉर्म होता है। तो यहाँ पे जैसा हम यहाँ पे एक और में देख सकते हैं कि भाई यहाँ पे टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी ये दोनों को मेंटेन करके आप देख रहे हैं कि भाई इसकी कैसा रहेगा। एग्जैक्टली। अभी जो चल रहा है ये है डैम फिट टेस्टिंग। डैम फिट 1000 आवर्स के लिए होते एक टेस्टिंग होते चल रहा है। इसका जो कंडीशन है इंटरनल जो इन्वायरमेंट है उसका टेम्परेचर 85 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, और जो ह्यूमिडिटी है रिलेटिव ह्यूमिडिटी वो 85% होना चाहिए। वही होते मेंटेन हो रहा है। अभी होते 1000 आवर्स के लिए कंटिन्यू रनिंग रहेगा। अच्छा, उसके बाद मॉड्यूल बाहर के निकल के टेस्टिंग होगा। ये भी कुछ ऐसा, ये क्या है, ये टेस्टिंग सेंटर है या आप इसके ऊपर? हाँ, ये भी होते रिलायबिलिटी टेस्टिंग के अंडर ही आता है। हाँ। जब होते एक मॉड्यूल के ऊपर होते बाहर में हमारा क्या होता है, इसके ऊपर होते स्नो लोड, विंड लोड, ये सब होते अप्लाई होता है। तो इसी के लिए हम लोग यहाँ पे स्नो लोड, विंड लोड को जो प्रेशर है वही IC होते गाइडलाइंस हम लोग इसमें होते प्रेशर डाल के चेक करते हैं। जो वो होते कितना होते इसका फ्रेम होते 2400 पास्कल सामने से है। हाँ हाँ हाँ। ओके, और पीछे से आजू से? पीछे से मतलब पूल जो है वो भी 2400 पास्कल, फ्रंट 2400 पास्कल, बैक 2400 पास्कल। एक साइकिल हो गया। फिर सेकंड साइकिल में भी होते फ्रंट 2400 पास्कल, बैक में भी होते 2400 पास्कल। फिर थर्ड साइकिल में हम जब जाएंगे होते फ्रंट में होते 5400 पास्कल होगा और बैक में 2400 पास्कल। उसके बाद ये टेस्टिंग दी एंड हो जाता है। तो मतलब कि ये जितने भी मॉड्यूल्स का मार्केट में जा रहे हैं उसमें से कुछ बैचेस का हम लोग यहाँ पे, आप लोग यहाँ पे टेस्टिंग करते हो? टेस्टिंग होते कि भाई जो कुछ और, हाँ, इसका जो क्लैंपिंग होते डाल के बाहर से एज होते रिक्वायरमेंट होते कस्टमर, इसका होते बहुत सारी होते माउंटिंग होल के बेस पे हम लोग इंस्टॉल करके मेजरिंग करके उसके बाद हम देखते होते इसका जो फ्रेम और ग्लास है ये सस्टेन कर पा रहा है कि नहीं। बराबर, जो होती मैकेनिकल जो हम लोग वो 25 साल की वारंटी की बात कर रहे हैं। एग्जैक्टली। तो वो
या फिर कहते हैं 10 ईयर्स प्रोडक्शन वारंटी की बात कर रहे हैं तो वो इसमें मेंटेन होना चाहिए। हाँ, अभी यहाँ पे सर ऐसा देख रहा हूँ, ये ऐसा फ्रेम ऐसा कुछ टेढ़ा ऐसा हाँ, दिख रहा है। हाँ ऐसा होगा किंतु पूरा इलोंगेशन ब्रेक नहीं होना चाहिए। हाँ ओके, ऐसा तो थोड़ा तो ये तो प्रेशर फुल अभी फुल टेस्टिंग है। डिफ्लेक्शन होगा। ये क्या है? ये है रोबस्टनेस होते टेस्टिंग होते सेटअप। यहाँ पे क्या होता है, हमारा जो मॉड्यूल के साथ जो होता है जंक्शन बॉक्स लग जाता है, हाँ। वो क्या है एक सिलिकॉन ग्लू के साथ अटैच रहता है। बराबर। अगर उसके इसमें हमारा होता है 40 न्यूटन होता है लोड अप्लाई करके देखते हैं वो जेबी के साथ, इसमें होते क्या होता है जब होते हैंगिंग होता है 40 न्यूटन लोड में, वो होते मॉड्यूल से निकल के होते बाहर आ रहा है कि नहीं, वही चेक करने को होता है। तो फ्रेंड्स आप लोगों ने अपने सोलर मॉड्यूल्स के पीछे जो जंक्शन बॉक्स देखे होंगे, ये टेस्ट उसी का टेस्ट है कि भाई कहीं वो जंक्शन बॉक्स उखड़ के बाहर ना। फिलहाल ये चीज़ आप करिएगा मत। क्या होता है कि भाई कई लोग, आपने भी देखा होगा, कई लोग उसी को पकड़ के मॉड्यूल भी उठा रहे होते हैं, तो प्लीज़ आप ऐसा मत कीजिए। रैंडमली हैंडलिंग के टाइम में ये दैट इज़ ये चीज़ अगर हुआ, दैट कम्स अंडर फिजिकल डैमेज। आप ये भूल जाइए कि फिर भाई वो वारंटी गारंटी क्लॉज के बाहर हो जाएगा, दैट कम्स अंडर फिजिकल डैमेज। ये आपने किया है, हमें भी मालूम है कि भाई उखड़ने का हो ही नहीं सकता। और ये क्या है सर, कौन से टेस्ट? ये है ग्राउंड कंटिन्यूटी टेस्टिंग सेटअप। यहाँ पे क्या होता है, हमारा जो मेटालिक जो पाथ है मॉड्यूल के साथ, इसका साथ हम क्या होते हैं आर्थिंग जो होल है इसका साथ होते आर्थिंग वायर कनेक्ट करके होते ग्राउंड में होते हमारा चले जाता है। जब होते शॉर्ट सर्किट करंट होते प्रोड्यूस हो जाता है तो होते तुरंत होते ग्राउंड के लिए जाने के लिए हम इसका ग्राउंडिंग पाथ का रेजिस्टेंस चेक करना होता है। बेसिकली जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस को चेक करने के लिए हम ये सेटअप लगाया है। बाहर से हम क्या करते हैं, इसमें होते 62 एम्पियर होते करंट अप्लाई करते हैं, उसके बाद हम देखते हैं इसका रेजिस्टेंस वैल्यू कितना आ रहा है। मिनिमम जब होते 0.1 होते ओम्स के नीचे आएगा उतना ही होते अच्छा है, जितना नीचे रहेगा। ये कैसा है? ये है हमारा होते रिवर्स करंट होते सेटअप। हाँ, थोड़ा एक बार दिखा देते हैं। ये रिवर्स करंट सेटअप में क्या होता है, ये थर्मोकपल होते लगे हुए हैं 8 पोजीशन में, 8 पोजीशन में हम लोग की थर्मोकपल होते अलग से होते अटैच कर दिया हूँ। उसके बाद ये होते पावर सप्लाई है, यहाँ से पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट करके बाहर से हम लोग जो करंट होते प्रोवाइड कर रहा हूँ वो है ISC करंट इंटू 1.35 टाइम्स नियर अबाउट हमारा होते 18 एम्पियर करंट हम लोग शॉर्ट सर्किट करंट होते फॉल्ट में होते कंडीशन में होते रख के 2 घंटे के लिए छोड़ देते हैं। उसके बाद देखते हैं मॉड्यूल कितना हीट हो रहा है। अगर होते ज़्यादा हीट हो रहा है तो यहाँ पे बार्निंग इशू, बैक सीट जल जाएगा। इसका अटैचमेंट में जो हमारा ये जो टिश्यू पेपर है ये भी जल जाएगा, जो हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, जो दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। तो इसीलिए क्या होता है, ये इसी देखना होता है जो 2 घंटे के अंदर नहीं जल रहा है तो ये एक्सेप्ट होगी, अगर जल रहा है तो रिजेक्ट। तो ये सब मॉड्यूल्स के अंदर जो चीज़ें इस्तेमाल की गई हैं, दैट इज़ अपना EVA शीट है, बैक शीट है, सेल्स है, उन सब का सही से सही होता कॉम्बिनेशन हुआ है कि नहीं वही देखने, नहीं तो फिर इसको दोबारा होते हमको होते बना के होते अलग अलग होते मटेरियल यूज़ करके फिर दोबारा बना के देखना पड़ेगा। बराबर। अच्छा सर, ये बाईपास डायोड का अभी यहाँ पे जो हम बड़े वाले मॉड्यूल्स देख रहे हैं, इसमें तो पहले वाले छोटे थे, उसमें जंक्शन बॉक्स में 3 बाईपास डायोड दिखते थे, 4 बाईपास डायोड दिखते थे। पहली बात तो इसमें कहाँ है बाईपास डायोड, किधर है? ये जो बाईपास डायोड है, जो मिडिल में हम तीनों होते जो होते 2 स्ट्रिंग के अगेंस्ट में एक एक करके जो होते डायोड लगाया है, यही बाईपास डायोड है। कोई अगर एक होते पावर जनरेशन होते शैडो के लिए रुक जाएगा तो वो होते एक्टिवेट होके इसको बाईपास करके बाकी सारी स्ट्रिंग मतलब कि पहले जो एक बॉक्स में आता था, अब वो 1 2 3 एग्जैक्टली। अब ये क्या चेक कर रहा है सर? ये है बाईपास डायोड टेस्टिंग सेटअप। यहाँ पे क्या होता है, हमारा जो जंक्शन बॉक्स है छोटा छोटा स्प्लिट टाइप जेबी, उसको क्या होता है, ये हॉट चेंबर है, ये चेंबर का टेम्परेचर 75 डिग्री मेंटेन होता है। फिर यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, सप्लाई ये जो होते ISC करंट है वो थ्रू होते डायोड के थ्रू होते घूमते रहेगा। तो ये होते 1 घंटे के लिए टेस्टिंग होता है। इसमें हम देखते हैं जब होते एनवायरमेंट टेम्परेचर 75 डिग्री, मतलब मॉड्यूल का टेम्परेचर 75 डिग्री सेंटीग्रेड, उस टाइम में जंक्शन बॉक्स का टेम्परेचर कितना हो रहा है, उसका एक होते मैक्सिमम लिमिट है, वो लगभग अकॉर्डिंग टू डेटा शीट वाइज उसका होते 270 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। उससे ऊपर होगा तो वो जंक्शन बॉक्स फेलियर है, वो हम होते यूज़ नहीं कर पाएंगे, हमको दूसरा लॉट ऑफर करना पड़ेगा। ओके।
और ये तो सर सेल टेस्टिंग दिख रहा है एग्जैक्टली ये है होच्छे हमारा सेल टेस्टिंग होच्छे मशीन यहाँ पे हम क्या करते हैं डेली बेसिस हम होच्छे मॉड्यूल होच्छे लाइन से बैच आता है हाँ जो भी बैच आता है डेली बेसिस हम होच्छे सैम्पलिंग करके सेल होच्छे लेके यहाँ पे टेस्टिंग करके देखते हैं जो होच्छे सप्लायर हमको होच्छे विथ होच्छे टॉलरेंस के अंदर जो होच्छे पावर प्रोवाइड कर रहा है वो होच्छे कोई मिसमैच हो रहा है कि नहीं उसको ऊपर इधर उधर होच्छे जा रहा है कि नहीं वही चेक करने का अगर वो टॉलरेंस के अंदर एक्सेप्टेबल हो रहा है तो ठीक। तो मंडल साहब मेन चीज़ कहा है कि भाई आपके इस डिपार्टमेंट से अगर वो चीज़ पास होगी तो वो आगे मार्केट में जाएगी। एग्जैक्टली वो मार्केट में भले वो सेल हो बेहतर हो या बैक शीट हो या ईवीए शीट हो रॉ मटेरियल प्लस होते कंप्लीट होते प्रोडक्ट जो मॉड्यूल है दोनों का ही टेस्टिंग तो उन सब का पूरा R&D सेटअप आपने अपने इन हाउस कर रखा है। Exactly. और यही चीज़ बाहर कस्टमर को मिलेगा। तो फ्रेंड्स मंडल साहब थैंक यू आपने पूरा धन्यवाद दिखाया हमें। तो दोस्तों बाकी के क्वेश्चन हम जैन साहब से ही पूछ लेते हैं। जैन साहब आज की डेट में इस फैक्ट्री की प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है सर? देखिए इंसुलेशन एनर्जी की इन टोटल कैपेसिटी 700 मेगावाट है। एक हमारा पॉली का प्लांट है जिसकी कैपेसिटी 200 मेगावाट है और ये वाला प्लांट जिसमें हम खड़े हैं ये M10 प्लांट है इसकी कैपेसिटी 500 मेगावाट की है। M10 प्लांट मतलब ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। M10 M12 के लिए तैयारी कर बिल्कुल तैयार है सर। ये प्लांट M10 बना सकता है, M12 बना सकता है, टॉपकॉन बना सकता है, बाइफेशियल बना सकता है, ग्लास टू ग्लास बना सकता है। इस समय आने वाले 5 साल में जितनी भी फ्यूचर टेक्नोलॉजी है उस सारी टेक्नोलॉजी को ये प्लांट बना सकता है। उसकी यानी कि पहले से आपने तैयारी पहले से सारी तैयारी कर रखी है। ये पूरा इन्वेस्टमेंट कर रखा है। ये पूरा सिस्टम उसी हिसाब से डिजाइंड है और उसी हिसाब से सारी मशीनरी इक्विप्ड है। यानी कि आपका M10 भी है, M12 भी है, यानी कि आपका टॉपकॉन और बाइफेशियल और सब की अपनी तैयारी कर जी जी टॉपकॉन और बाइफेशियल दोनों बन सकते हैं सर। अच्छा सर एक और चीज़ जैसा कि हम बता सकते हैं आज की डेट में अगर हम बात करें कि भाई टोटल आपका जो नेटवर्क है वो कुछ स्टेट्स में तो आप बहुत अच्छा विजिबल है, जैसे कि हो गया आपका राजस्थान है जो कि आपका होम टाउन है, उत्तर प्रदेश हो गया और नॉर्थ के स्टेट्स हैं। ऐसा नहीं है सर। अभी हमारा प्रेजेंस है लगभग हमारे 300 से ऊपर डिस्ट्रीब्यूटर डीलर काम कर रहे हैं। हम लोग लगभग 100 से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स में सप्लाई देते हैं और इवन हमारे नॉर्थ ईस्ट में, महाराष्ट्र में, भावनगर में, रायपुर में, गुजरात में यहाँ पे भी डीलर डिस्ट्रीब्यूटर अवेलेबल है। वो आपने ठीक कहा कि राजस्थान चूँकि हमारा होम स्टेट है, राजस्थान में हमारी पैठ काफ़ी गहरी है जी। अच्छा सर एक और चीज़ हमें बता दीजिए कि भाई अगर किसी को ईना दैट इज़ इंसुलेशन एनर्जी की डीलरशिप या डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेनी है तो उसमें आप क्या देखते हैं? सर मतलब देखिए सबसे पहला तो वो इस ट्रेड में होना चाहिए, सोलर के ट्रेड में होना चाहिए, सोलर को समझने वाला होना चाहिए और जैसा कि आपका चैनल का ही नाम है सोलर पैशन, उसमें सोलर का पैशन होना चाहिए। सोलर एक कमोडिटी नहीं है कि इसको आपने दुकान पे रख लिया और आपने ऐसे बेच दिया। जब तक आप इसको कस्टमर को समझा नहीं पाएंगे और जब तक आप इसको ठीक से नहीं तब तक नहीं बेच पाएंगे इसको अच्छे तरीके से। और दूसरी चीज़ ये है कि जो दुकान में होनी चाहिए या जो भी डीलर डिस्ट्रीब्यूटर होना चाहिए वो एक रेप्यूटेड एजेंसी होनी चाहिए क्योंकि इस प्रोडक्ट के साथ 25 साल की वारंटी है। हाँ क्योंकि इसमें क्या है कि भाई इट्स नॉट प्रोडक्ट पूरा साइजिंग डिज़ाइनिंग कैलकुलेट करके। अच्छा सर एक चीज़ मैं और यहाँ पे इस फैक्ट्री में नया चीज़ देख रहा हूँ, ये पूरा इट्स एज गुड एज NABL टेस्टिंग सेंटर। यहाँ पे जितने भी इक्विपमेंट्स लगे हैं पूरे सब किसी ये रखने की क्या देखिए सर ये लैब बनाने का हमारा शुरू से ही पहले से ही ये उद्देश्य था कि जो भी प्रोडक्ट बनाएंगे या जो भी आज हम 25 साल 30 साल कोई भी वारंटी क्लेम करते हैं तो जब तक हमारे पास लैब नहीं होगी या जब तक हमारे पास टेस्टिंग प्रोसीजर्स ही नहीं होंगे तो हम खुद ही जब तक कंफर्म नहीं हो पाएंगे कि ये प्रोडक्ट हमारा 25 साल चल पाएगा 30 साल चल पाएगा तो तब तक हम दूसरे को कैसे क्लेम कर सकते हैं। तो इसलिए हमने सबसे पहले लैब इन हाउस पूरा ये दिस इज एज गुड एज NABL। हालांकि इसका NABL सर्टिफिकेशन नहीं है लेकिन इसके अंदर चैम्बर्स हैं, मैकेनिकल लोड टेस्ट है, रिवर्स करंट है, वेट लीकेज है, JB पुल है और भी जितने तरीके के टेस्ट इसमें पॉसिबल हो सकते हैं वो सारे टेस्ट के इसके अंदर यहाँ पे हम लोग करते हैं। कन्फर्मिटी के ये सारे टेस्ट हैं, प्रोडक्ट की कन्फर्मिटी के, रॉ मटेरियल की कन्फर्मिटी के। ये टेस्ट हाउस इस प्लांट की जान है। ओके तो मतलब कि इससे ये सुनिश्चित होता है कि भाई जो भी यहाँ से प्रोडक्ट जा रहा है या हमारी जो तैयारी है वो एकदम प्रॉपर वो तैयारी पूरी है। कस्टमर को क्या है लैब देखने के बाद कस्टमर को भी एक भरोसा आता है कि जो प्रोडक्ट वो ले रहा है वो प्रोडक्ट को वो खुद भी जांचना चाहे। आज कोई भी प्रोडक्ट आता है या कोई भी इन्वेस्टिगेशन आती है या कोई भी हमारा इंस्पेक्शन आते हैं तो हम उनको वेलकम करते हैं कि आप आइए, आप अपने हाथ से टेस्ट करिए यहाँ पर। अच्छा सर अभी तो हम जैसा आपने बताया कि भाई 500 प्लस 200 आपका एक एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है, आगे का फ्यूचर एक्सपेंशन आगे का जो फ्यूचर एक्सपेंशन प्लान है सर एक 500 मेगावाट का ही एक सोलर
पैनल का प्लांट हमारा एक और आ रहा है, बड़ी शीघ्र ही वो प्लांट आ जाएगा। तो यहाँ Same- पे तो और एक नहीं, लाइन की कैपेसिटी है सर? यहाँ तो सर फुल है, यहाँ फुल है? यहाँ फुल है। यहाँ के अलावा एक नेक्स्ट लोकेशन पे एक प्लांट आएगा, हाँ। और उसके अलावा हम लोग एक सर सोलर सेल के प्लांट की प्लानिंग कर रहे हैं। दैट वाज ए बिग पॉइंट। सोलर सेल की प्लानिंग कर रहे हैं सर, 600 मेगावाट के लाइन हम लोग सोलर सेल की अति शीघ्र लेके आने वाले हैं। तो मतलब कि आप राइट फ्रॉम इनगॉट से लेकर नहीं मॉड्यूल नहीं तक नहीं, की नहीं पूरी सर, सॉरी, इनगट से लेके वो तो नहीं, हाँ। अभी हम वेफर टू सेल का कन्वर्ट, वेफर टू सेल्स, वेफर टू सेल लेके ओके, चल वेफर टू सेल लेके इट्स आएंगे। ए बिग डील। मतलब कि ये भी बहुत बड़ी बात होती है कि भाई आज की डेट में, जैसा कि गुप्ता सर ने हमें पहले ही बताया कि भाई वोकल फॉर लोकल, इसके ऊपर वो बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। और सर ने हमने पहले ही बता रखा है कि भाई उनका टोटल अभी प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑलमोस्ट 700 मेगावाट्स है, और वो एक्सपेंशन प्लान इज़ अनदर 500, तो टोटल 1.2 गीगावाट्स तक की तैयारी है। तो सर हमारी तरफ से आपके लिए बहुत सारी Thank you. शुभकामनाएं, Thank you, एंड sir. Thank you हमें जल्द ही नए नए जो प्रोडक्ट्स हैं, नया रेंज दैट इज़ टॉपकॉर्न, बाईफेशियल, एंड इससे आगे का रेंज यहाँ से देखने को मिलेगा। हाँ जरूर सर, जरूर। बेस्ट ऑफ लक सर। थैंक यू, सर। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि भाई जो भी इन्फॉर्मेशन हमने दिया, ये सेल टू मॉड्यूल का जो सफ़र हमने आपको बताया, वो आपके किसी न किसी काम आएगा और आपको अच्छा भी लगा होगा, क्योंकि भाई आखिर ये मॉड्यूल्स बनते कैसे हैं वो हमने इस पूरे वीडियो में कवर किया है। ये वीडियो ख़त्म करने से पहले बस आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि भाई आपको अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे और लोग के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, शायद ये इन्फॉर्मेशन उनके भी किसी काम आ सके। मैं अजीत बहादुर आप सबका ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद देता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक आप इंजॉय कीजिए द सुप्रीम सोर्स ऑफ एनर्जी, सोलर एनर्जी। जय हिंद।